हे एवरीबॉडी, मैं हूं संजू दत्तरवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। पिछले इंडियन पॉलिटी के वीडियो के अंदर हमने नेशनल इमरजेंसी के टॉपिक को बहुत ही आसान, सरल और सुंदर भाषा के अंदर समझा था। और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो यहाँ मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिरी तक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आर्टिकल 355 के साथ। तो आर्टिकल 355 ये कहता है कि सेंटर की ये ड्यूटी है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे तीन चीजों से। क्या है वो तीन चीजें? पहला, एक्सटर्नल एग्रेशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। दूसरा, इंटरनल डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। और तीसरा, सेंटर की ड्यूटी है कि वो ये इंश्योर करे कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को रिस्पेक्ट करे। तो आर्टिकल 355 बेसिकली सेंटर पर एक ड्यूटी इंपोज करता है कि वो स्टेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। और इसी ड्यूटी की बात की गई है आर्टिकल 356 के अंदर, जो हमारी स्टेट इमरजेंसी के बारे में बात करता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 356 की। तो आर्टिकल 356 बेसिकली ये कहता है कि अगर गवर्नर एक रिपोर्ट के थ्रू प्रेसिडेंट को ये मैसेज भेजते हैं कि उनका जो स्टेट है उनके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब सही से गवर्न नहीं हो रहा है, या फिर प्रेसिडेंट अदरवाइज यानी कि किसी और तरीके से सेटिस्फाई होते हैं कि जो एक पर्टिकुलर स्टेट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो प्रेसिडेंट उस स्टेट के अंदर इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें आर्टिकल 356 के अलावा एक और आर्टिकल है आर्टिकल 365, जिसमें प्रेसिडेंट को स्टेट के रिस्पेक्ट में स्टेट से जुड़ी हुई एक पावर दी गई है। वो क्या है पावर? तो आर्टिकल 365 कहता है कि अगर स्टेट सेंटर के द्वारा दी गई कोई भी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है तो इस सिचुएशन में तो प्रेसिडेंट को ये लगता है कि जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो उस स्टेट में इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब प्रेसिडेंट ने स्टेट इमरजेंसी तो डिक्लेयर कर दी, पर उस स्टेट इमरजेंसी का ड्यूरेशन क्या होगा, अप्रूवल क्या होगा, चलिए अब इसे समझते हैं। तो इस अप्रूवल और ड्यूरेशन को हम दो पार्ट्स में समझेंगे। तो पहला तो ये है कि जिस दिन से जो स्टेट इमरजेंसी है वो इशू होगी, यानी फ्रॉम द डेट ऑफ इशू वो स्टेट इमरजेंसी सिर्फ 2 महीने के लिए वैलिड रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन से स्टेट इमरजेंसी इशू होगी उसी डेट से वो 2 महीने के लिए वैलिड होगी। पर जिस दिन स्टेट इमरजेंसी को इशू किया जाएगा उसी दिन वो पार्लियामेंट के पास जाएगी उनके अप्रूवल के लिए। अब यहाँ फिर अप्रूवल सिस्टम क्या होगा? तो अप्रूवल सिस्टम में राज्यसभा और लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से, यानी कि टोटल मेंबरशिप का 50% से उस स्टेट इमरजेंसी को या तो पास करेगी या फिर उसको खत्म कर देगी, मतलब पास नहीं करेगी। तो अगर उस स्टेट इमरजेंसी को वो पास कर देती है पार्लियामेंट तो वो 6 महीने के लिए वैलिड रहेगी, ठीक है। और अगर मान लो पार्लियामेंट स्टेट इमरजेंसी को पास नहीं करती है तो वो 2 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो कोई भी स्टेट इमरजेंसी है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ 3 साल के लिए ही एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन उसको हर 6 महीने में दोबारा पार्लियामेंट से क्या लेना होगा? अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। तो ये सारा था इसका अप्रूवल और ड्यूरेशन का सिस्टम जो आपको ध्यान रखना है। तो मान लो स्टेट इमरजेंसी को एग्जिस्ट करते हुए 1 साल हो गया है और अभी भी प्रेसिडेंट को ये लगता है कि जो इमरजेंसी है वो स्टेट के अंदर कंटिन्यू होनी चाहिए, तो अब क्या करेंगे? तो अगर किसी भी स्टेट के अंदर 1 साल से ज्यादा इमरजेंसी कंटिन्यू होनी चाहिए तो उसके लिए 2 कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। क्या है वो 2 कंडीशन? तो पहली कंडीशन ये है कि इंडिया में आर्टिकल 352 लागू होना चाहिए, या फिर इंडिया के किसी पार्ट के अंदर आर्टिकल 352 लागू होना चाहिए। मतलब या तो पूरे इंडिया के अंदर नेशनल इमरजेंसी लागू होनी चाहिए या फिर इंडिया के किसी पार्ट के अंदर नेशनल इमरजेंसी एग्जिस्ट करती हो। दूसरी कंडीशन ये है कि इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई कर दे कि उस स्टेट के अंदर किसी प्रॉब्लम की वजह से लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। तो इन्हीं 2 कंडीशन के अंदर
किसी भी स्टेट के अंदर 1 साल से ज्यादा इमरजेंसी एग्जिस्ट कर सकती है। अब ये तो हो गया कि इमरजेंसी कितने टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगी, और अगर 1 साल से ज्यादा एग्जिस्ट करेगी तो उसकी कंडीशंस क्या होगी। अब बात करते हैं कि स्टेट इमरजेंसी को रिवोक कैसे किया जाएगा। तो स्टेट इमरजेंसी को रिवोकेशन के लिए प्रेसिडेंट किसी भी टाइम पर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बिना किसी के अप्रूवल के लिए स्टेट इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्टेट इमरजेंसी का पूरा प्रोविजन, जो कि हमने बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर समझा है। तो अब बात करते हैं हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ एक ही आर्टिकल है, वो आर्टिकल 360। तो आर्टिकल 360 में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आज तक इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं हुई है। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 360 की। तो आर्टिकल 360 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दो चीजों के बारे में बात करता है। पहला तो फाइनेंशियल इमरजेंसी को इशू करने का प्रोसीजर क्या होगा, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी को इशू करने के बाद उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इन दो चीजों के बारे में आर्टिकल 360 के अंदर बात की गई है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी को इशू करने का प्रोसीजर क्या होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 360 के अंदर प्रोसीजर क्या है फाइनेंशियल इमरजेंसी को इशू करने का। तो आर्टिकल 360 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि अगर प्रेसिडेंट इस बात से सेटिस्फाइड है कि इंडिया कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर क्रेडिट को, या फिर इंडिया के किसी स्टेट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट को खतरा है, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को इशू कर सकते हैं। अब मान लो जैसे ही प्रेसिडेंट ने फाइनेंशियल इमरजेंसी इशू कर दी, तो उन्हें 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होता है। अब पार्लियामेंट के पास भी 2 ही ऑप्शन है, या तो उस फाइनेंशियल इमरजेंसी को अप्रूव कर दे या फिर उसे खत्म कर दे। तो अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी को पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करती है, तो उस सिचुएशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो पार्लियामेंट ने फाइनेंशियल इमरजेंसी को अप्रूव कर दिया, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का कोई भी मैक्सिमम पीरियड नहीं दिया गया है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए चलती है, या फिर मतलब बोल सकते हैं कि उसका कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया गया है। अब ये तो हो गया कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोसीजर क्या है लागू करने का। अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी को रिवोक कैसे करेंगे। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी को रिवोक करने की पावर भी प्रेसिडेंट को ही दी गई है आर्टिकल 360 के अंदर। तो प्रेसिडेंट एक प्रोक्लामेशन इशू करेंगे जिसके जरिए वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को खत्म कर देंगे। अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के इशू होने के बाद उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो इम्पैक्ट है वो भी आर्टिकल 360 के अंदर ही दिया गया है। तो इसका 3 सबसे बड़े इम्पैक्ट है। पहला तो ये होगा कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो स्टेट को ये डायरेक्शन देगा कि तुम्हें कौन से स्टैंडर्ड अडॉप्ट करने हैं, तुम्हें कैसे फंक्शन करना है, या फिर तुम अपने स्टेट के अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन को कैसे वापस ला सकते हो। ठीक है, तो ये होगा पहला इम्पैक्ट। दूसरा इम्पैक्ट ये है कि हर स्टेट को अपना जो मनी बिल है और फाइनेंशियल बिल है उसको प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए रोकना होगा। तीसरा जो इम्पैक्ट है वो ये है कि यूनियन स्टेट को ये डायरेक्शन दे सकता है कि स्टेट के अंदर जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनके सैलरी, पेंशन, अलाउंसेस को रिड्यूस कर दे, या फिर यूनियन में जो काम करने वाले क्लासेस ऑफ पर्सन है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस, उनकी भी सैलरी, पेंशन और अलाउंसेस को रिड्यूस किया जा सकता है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के इशू करने से ये 3 मेजर इम्पैक्ट पड़ते हैं जो कि आपको याद रखने हैं और जो आर्टिकल 360 के अंदर ही दिए गए हैं। तो ये था हमारा स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में एक छोटा सा वीडियो। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको आज के बाद स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और जितना ज्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।